गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी, सानिया, जयदी, सोमवीर, मनीष, मधुश्री, सभी को हम लोग मौर्य काल के बारे में एक हमने आउटलाइन बना लिया था कि हमें क्या पढ़ना है उसमें, है ना। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, है ना। सांस्कृतिक में दो उसके पहलू हैं, ठीक है। एक हमने कहा था स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम कला के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों ने पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ताम्रपाषाण काल, ठीक है, वैदिक काल और बुद्ध काल, ठीक है। इन सब टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट एंशिएंट हिस्ट्री का एक मेजर पोर्शन कवर हो चुका है हमारा, है ना। मौर्य काल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने बताया आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और मौर्य काल में हम लोग अभी राजनीतिक इतिहास पे बात कर रहे थे, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय एक छोटा सा हो गया था, जितना हमें जानना था। 5-7 बातें इसके बारे में आपको बता दी गई थी। चंद्रगुप्त के बाद आगे जो एक कुछ कुछ पॉइंट्स है इसमें, जैसे बिंदुसार है, एक आधा पॉइंट है, फिर अशोक है ना। अशोक के बाद कुणाल है, और कुणाल के बाद ना मौर्य साम्राज्य दो भागों में बढ़ जाता है, एक मगध और एक उज्जैन, ठीक है। तो मगध में दशरथ और बृहद्रथ, उज्जैन में संप्रति, है ना। इन सब के बारे में थोड़ा एक दो काम काम की बात है, वो सब हम लिखते हैं ज़रा। चलो मौर्य के बाद लिखे आप बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में लिखे आप। लिख लें आप। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखो, जैसे चंद्रगुप्त ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, तो विरासत में इसको साम्राज्य मिल गया, बस संभाल कर रखना इसकी जिम्मेवारी थी, और इसे संभाल कर रखा भी। कुछ एक विद्रोहों के उल्लेख मिलते हैं अलग अलग साक्ष्यों में कि भाई उज्जैन में विद्रोह हुआ था, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, और अशोक ने उसका दमन किया था, ये सब उल्लेख मिलता है। बट और कुछ ऐसा नहीं है, ना साम्राज्य विस्तार की बहुत जानकारी है, और ना ही मतलब कोई बहुत बड़ी चुनौती आई हुई इसके समय, ऐसा कुछ नहीं है। दो ध्यान देने वाली बस बात हमें लगती है, वो एक लिख लें आप, ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। एक और लिख लें आप, जैसे सिकंदर के पतन के बाद ना बहुत सारे यूनानी राज्य थे, जैसे बैक्ट्रिया के यूनानी राज्य, सीरिया में यूनानी राज्य, है ना। तो सीरिया ने इस समय अपने एक दूत को भेजा था इसके पास, उसका नाम था डाईमेकस। लिखिए आप जरा, सीरिया के शासक ने सीरिया के शासक ने डाईमेकस नामक दूत को इसके दरबार में भेजा था। ठीक है।
डायमेगस नामक दूत को उसके दरबार में भेजा था। आजीवक के बारे में तो आइडिया है सभी को। संस्थापक कौन थे इसके? मक्खली गोसाल थे। पहले किसके अनुयायी थे वो? महावीर के अनुयायी थे। और उनके विचारधारा को क्या कहते हैं? नियतिवादी कहते हैं। सब कुछ तय है, उस हिसाब से मुझे पढ़ाना भी नहीं चाहिए और आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो बनना होगा बनेंगे आप, है ना। लिखे अशोक के बारे में। दो सौ बहत्तर ईसा पूर्व से लेकर 232, 272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। यहां लिख लें आप, किसने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग को जीता? ठीक है, कॉमा देकर लिखे हैं। इसके साम्राज्य की सीमा भी वही थी जो चंद्रगुप्त मौर्य की थी। इसके साम्राज्य की सीमा भी वही थी जो चंद्रगुप्त मौर्य की थी। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य की थी, है ना। तो एक युद्ध का जिक्र मिलता है, वो है कलिंग युद्ध। शासन के 9वें वर्ष में उसका परिचय एक बार और आ जाएगा। बड़ी संख्या में लोग मारे गए, ऐसा हम सब जानते हैं। तब ऐसा माना जाता है कि इसके बाद अशोक काफी दुखी हो गया था, उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने फिर युद्ध और हिंसा के रास्ते को छोड़ दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें। विभिन्न कारणों से अशोक की चर्चा भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण शासकों में होती है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट मैं लिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक को इसीलिए जाना जाता है, अशोक द ग्रेट, कहते हैं ना, अशोक द ग्रेट, मतलब इस तरह की बात जो उसके लिए एक यूज करते हैं हम लोग। तो इन्हीं सब 5-6 ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं। ये कारण कभी भी मेंस में आ सकते हैं अशोक के बारे में। नॉर्मली पॉलिटिकल हिस्ट्री हमने क्या कहा आउटराइटली कि नहीं होगा, बट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक वगैरह थोड़े विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। तो हम उतनी जानकारी रख के चलते हैं जो हमें हेल्प करे। पेपर 4 में भी आ सकते हैं और आप जैसे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है अशोक की नीतियां जो हैं। प्रशासक, जो भावी प्रशासक हैं आप सभी लोग, है ना, आपके लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। तो ये सब थोड़े बहुत सुझाव जैसे हम लोग चेंज करते रहते हैं ढांचा बनाने के बाद, ध्यान रखना चाहिए आपको। क्यों माना जाता है, अब विभिन्न कारणों से चर्चा का विषय है, लिखते चलें आप, इसमें कारण बताते जा रहा हूं। प्रजा के प्रति समर्पण के कारण। ठीक है, ठीक है, इसी में लिख लें आप। जैसे एक आदेश में वह कहता है, मैं कहीं भी रहूं मुझे प्रजा के बारे में सूचना दी जाए, मुझे प्रजा के बारे में सूचना दी जाए। मैं जो भी करता हूं
वह प्रजा का मुझ पर ऋण है, मैं जो भी करता हूं वह प्रजा का मुझ पर ऋण है, और उससे उससे उऋण होने के लिए करता हूं, उससे उऋण होने के लिए करता हूं, उस ऋण से मुक्त होने के लिए करता हूं, उस कर्ज को उतारने के लिए करता हूं। ठीक है। तो एक आदेश में अशोक कह रहा है, तो ठीक है, राजा है, अब नीतियां भी वैसी लगती हैं उसकी, जब सबको पढ़ने के बाद ठीक था, वो प्रजा के लिए काम करता था वो, बट वो कह रहा है वो भी पत्थरों के अभिलेख पे जिसे हम बदल नहीं सकते हम। ठीक है, अभी अभिलेख का परिचय मैं आपको दूंगा जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हम। तो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। किसी ने कहा नहीं कि भाई तुम ये बात कहो, कहता था मैं खाता रहूं, मैं सोता रहूं, मैं शिकार पे, मतलब शिकार नहीं, मतलब कहीं पे भी रहूं, मेरे अधिकारी, ठीक है, प्रजा के बारे में अविलंब मुझे सूचना दें। काम की बात है ना आपके लिए? नहीं? आप अपनी अशोक की जगह अपने आप को रख के देखिएगा। ये बात मैं आपके लिए कह रहा हूं। अशोक ने अपनी प्रजा के लिए कहा था और मैं आपके लिए कह रहा हूं। ठीक है, मैं अपनी प्रजा के लिए कह रहा हूं, और मेरी प्रजा जो है फिर पूरे हिंदुस्तान के जो मालिक हैं, है ना, मतलब जिस आम जन लोग हैं, ठीक है, उनकी सेवा में जब लगेंगे तो इस बात का वो ध्यान, मालिक तो वही हैं जो आम लोग हैं, है ना। मान तो नहीं पाओगे इस बात को नौकरी में जाने के बाद, लगेगा कि नहीं मैं ही हूं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट लिखे आप। देखिए कि अहिंसा की नीति के कारण जैसे पशु हत्या पर प्रतिबंध, कौमा पड़ोसी देशों से युद्ध के स्थान पर मित्रता की नीति पर बल, ठीक है, कौमा उत्तराधिकारियों को युद्ध के स्थान पर बस केवल एक शब्द लिख लीजिएगा यहां पे, धम्म के रास्ते पर चलने का सुझाव। युद्ध के स्थान पर धम्म के रास्ते पर चलने का सुझाव। अभी धम्म बस समझ लीजिएगा कि एक तरह से अच्छे आचरण की बात है, इसमें मित्रता भी आ जाएगा। अशोक कलिंग युद्ध के बाद कहता है देखो युद्ध से कुछ नहीं होता है, केवल पीड़ा होती है चारों तरफ, और युद्ध के रास्ते पे जो विजय होती है वो सच्ची विजय नहीं होती। अपने अभिलेख में कहता है भेरी घोष, यानी युद्ध के जगह पे धम्म घोष की नीति पे चले। उसको ही थोड़ा सरल करके हमने, ठीक है, इस रूप में रख दिया। तो वो इस तरह की बात कह रहा है अपने अधिकारियों को अपने अनुभव के आधार पर। हालांकि अशोक ने कभी भी अपने सेना को भंग नहीं किया, और कोई भी उदंड व्यवहार करता था तो उसे समझाता था कि भाई देखो प्यार से समझ जाओ, तो दूसरे तरीके भी हमें आते हैं। तो आपके लिए भी है कि आप हमेशा कोशिश करेंगे कि बात प्यार से निपट जाए, वरना सरकार ने आपको अधिकार दे रखा है कि भाई जो समाज में तनाव समस्या पैदा करे उसके साथ आप सख्ती से निपटे आप। ठीक है, तो अशोक को जाना जाता है ना, हम पढ़ते हैं ना, अहिंसा के कारण। ठीक है, तो ये उसकी एक पॉलिसी है जिसको लेकर खूब चर्चा होती है अशोक की। समझ में आ रही बात सभी को ना? अशोक को क्यों विलक्षण प्रतिभा का धनी
या एक यूनिक शासक के रूप में इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें विविधता को सम्मान देने के कारण, विविधता को सम्मान देने के कारण ठीक है, विविधता को सम्मान लिखें, जैसे बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के बावजूद अनुयायी होने के बावजूद सभी धर्मों के प्रति एक समान दृष्टिकोण, आदर का भाव, ठीक है, तो कोई भी भेदभाव नहीं, सबके प्रति उसके अभिलेख में सम्मान की भाव है कि सबको लेकर चलना है। तो ये जान रहा है कि इतने सारे इसमें हैं, जैसे खुद पहले शैव धर्म का अनुयायी था, फिर बौद्ध हो गया था, सो उसे पता है कि समाज में विविधता बहुत है और सामाजिक तनाव बहुत होंगे। सामाजिक तनाव को नियंत्रित करने के दो ही उपाय हैं, ठीक है, या तो ताकत के दम पे उसे नियंत्रित करिए आप, या फिर प्रेम और सौहार्द के दम पे। वो खुद कहता है कि ताकत के दम पे आप लंबे समय तक नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक एक दूसरे के प्रति लोगों में सम्मान का भाव, आदर का भाव, साथ रहने की आदत नहीं सीखेंगे। ये वो सब बातें हैं जिसका पूरा का पूरा हमारा फोकस संविधान में रखा गया है। भारतीय इतिहास में वही शासक बहुत लोकप्रिय हुआ है, या जिसे हम बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, इतिहास में देखेंगे आप, जो कहते हैं ना कि यहाँ के समाज के, हाँ, कि मूल संरचना को, मूल भाव को ठीक से समझ रहा है कि कैसे हमें यहाँ पे रहना है, शासन करना है। ताकत तो इजी ऑप्शन है, और कोई ऐसा थोड़ी था उस समय की संसद में प्रस्ताव आएगा और हटा दिया जाएगा सरकार को। अशोक की संसद था उस समय, तो तब इस तरह के भाव को रखना तो एक सीखने वाली बात हो जाती है ना। इसी में लिखें आप एक और, भाषाई विविधता का भी सम्मान, भाषाई विविधता का भी सम्मान, ठीक है। अभी हम देखेंगे हम लोग, जैसे उसके मैक्सिमम अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, बट पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि में भी है, अफगानिस्तान में यूनानी और अरमाइक लिपि में भी है। यानी जहाँ जो भाषा प्रचलित है उसको वो रिगार्ड कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता को सम्मान दे रहा है। इसलिए कहते हैं ना, भारत की सामाजिक संरचना को बहुत ठीक से आत्मसात कर चुका हो कि करना क्या है हमें। अगला पॉइंट लिखें आप, कल्याणकारी कार्यों के कारण लिखें आप, जैसे तालाब एवं कुआं का निर्माण, कुआं का निर्माण, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था, ठीक है। तो मोटी मोटी मतलब ये प्रमुख बात है ना, जिसके लिए अशोक को जाना जाता है। एक और पॉइंट लिख लें आप, देखिए, अधिकारियों को यह निर्देश कि बिना कारण के प्रजा को परेशान ना करें।
बिना कारण के प्रजा को परेशान न करें। कहता है अकारण प्रजा को न सताएं, एक निर्देश जारी करता है। ठीक है। तथा अच्छे आचरण वाले कैदियों कुछ समय से पूर्व जेल से रिहा करने का भी समय समय पर आदेश जारी करता था। ठीक है। रिहा करने का भी समय समय पर आदेश जारी करता था। ठीक है। जैसे अच्छा हो तो हर एक साल एक बार कैदियों को लिस्ट बनती थी, उसे रिहा करता था, कौन कौन अच्छा आचरण। तो ये सब बातें अशोक को एक अलग कैटेगरी में ले आता है। एक और लिखें आप, लास्ट पॉइंट है कि धम्म की नीति के कारण, इसको मैं भी समझा रहा हूं, धम्म की नीति के कारण। अब इसको थोड़ा अलग से हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, नोट कर लीजिए आप यहाँ पे। ये तो चर्चा हो गई कि अशोक को क्यों महत्वपूर्ण शासक या विलक्षण शासक मानते हैं। धम्म नीति को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये भी मेंस में भी काम आ सकता है, प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है, दोनों जगह। लेकिन आप कि बस लिखें क्या है धम्म की नीति, क्या है। लिखें अशोक का धम्म कोई धर्म या पंथ न होकर एक प्रकार की आचार संहिता थी, या कर्तव्य संहिता कह लीजिए, आचार संहिता थी, जिसमें इस बात पर बल था कि